नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बीजेपी की तैयारी, किसकी दावेदारी? भारतीय जनता पार्टी ने खंडवा लोकसभा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा 2 दिन तक वहां बिताए, लोगों से रहे, बात की, बैठक की और जो दावेदार थे उनके साथ दिखाई भी दिए। तो क्या यह माना जाए जो सर्वाधिक दिखाई देने वाला है वही दावेदार होगा, या फिर हर्ष सिंह होंगे, नंद कुमार चौहान के बेटे, या कृष्ण मुरारी मोघे? मोघे साहब को बीजेपी ने पर्याप्त मौका दिया है, कई पदों पर वो रहे हैं, संगठन में जिम्मेदारी निभाई है, सांसद बने हैं, लेकिन उम्मीद, कहते हैं ना, राजनेताओं की उम्मीद है कभी कम नहीं होती है। उम्र कुछ भी हो जाए, हर पल ये लगता है कि शायद फिर एक बार मौका मिल जाए, क्योंकि वो जो क्षेत्र आता है वो महाराष्ट्रियन बाहुल्य है और वहां पर इस क्षेत्र का खासा दबदबा है। और कृष्ण मुरारी मोघे ये समझते हैं कि शायद उस चीज का लाभ बीजेपी को मिल जाए। पर अर्चना चिटनिस लगातार सक्रिय बनी हुई, सबसे ज्यादा वहां कोई सक्रिय नेता है तो वो है अर्चना चिटनिस जी। लोगों के बीच पहुंच रही है, बातें कर रही है, समझ रही है और तमाम तरह की चीजों में आप देखिए, आपको तस्वीरें भी नजर आ रही। वहां के विधायक है, अन्य स्थानीय नेता बीडी शर्मा के साथ बैठे अर्चना चिटनिस भी नजर आ रही हैं और साथ ही हर्ष भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीडी शर्मा ने कहा है कि नंद कुमार चौहान साहब को श्रद्धांजलि सच्ची वही होगी जब हम इस सीट को जीत कर दे दें। तो यही एक बड़ा सवाल है, लेकिन होगा क्या? तो चलिए आज इसी को समझेंगे कि आखिर कितने दावेदार है, कौन वहां से चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की क्या है रणनीति। मेरे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, जोड़ रहे हैं। सुदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। राजेश सरोटिया जी वरिष्ठ पत्रकार है। जहां तक कांग्रेस की बात करें तो अरुण यादव का वहां से नाम काफी चर्चा में बना हुआ है और कांग्रेस ये कह रही कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। और भी दावेदार है, तो चलिए समझते हैं। राजपाल जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राजपाल जी। स्वदेश शर्मा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या मनोज जी, कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूं, आप कैसे हैं? सुदेश जी, तैयारी दिखाई दे रही है। अब ऐसा लगता है कि तारीख जल्द सामने होगी, कब होगी ये तो नहीं कहा जा सकता, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ये तय करता है। लेकिन क्या ये माना जाए कि बीजेपी जिस तरह से सक्रिय वहां पर नजर आ रही, कांग्रेस थोड़ी कम दिखाई दे रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें। इनको कोरोना में भी इन्होंने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 रैलियां की हैं। तो रहा सवाल इस बात का, कांग्रेस धरातल पर काम करती है, जनहित की काम करती है, जनता के लिए काम करती है। रहा सवाल इस तैयारियों का, तो वन बूथ टेन्यूज के फार्मूले पर यूथ कांग्रेस ने पूरी जहां जहां उपचुनाव होना है सब जगह तैयारियां कर ली है। कांग्रेस सेवादल अपनी जवाबदारी लेकर बैठा हुआ है। माननीय कमलनाथ जी ने सारे बड़े नेताओं को बुला करके आपस में राय शुमारी कर ली है और जो सर्वे होना है, सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी, जो जिताऊ कैंडिडेट दिखेगा सर्वे में, उसको टिकट दिया जाएगा। जी जी जी, और हम चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। राजपाल जी जुड़ गए मेरे साथ? हाँ, मैं जुड़ गया। राजपाल जी, बीडी शर्मा जी है खंडवा बुरहानपुर में और लगातार चर्चा भी करते रहे, लोगों से मुलाकात भी हुई है और कई दावेदार उनके साथ भी दिखाई दे रहे हैं। अर्चना चिटनिस जी हैं, हर्ष जी है और कृष्ण मुरारी मोघे की चर्चा भी, हालांकि वो कम दिखे वहां पर। तो क्या ये माना जाए बीजेपी पूरी तरह तैयार है? और वो कह भी रहे हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब नंद कुमार सिंह चौहान साहब की सीट को हम वापस भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दें। क्या तैयारी? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हमारे जो दायित्ववान कार्यकर्ता है, जो चुनाव में लगने वाले हैं, उन लोगों के बीच में जाकर आज विगत दिनों 2 दिनों से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा है क्षेत्र में, और उन्होंने जाके जिस प्रकार से उन लोगों से बात करके उनके दायित्वों का निर्धारण करके और कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करने का काम किया है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि चुनाव जीतने में यह दौरा महत्वपूर्ण होगा। साथ ही कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी भी निमाड़ में थे। मैं समझता हूँ उनका दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और इन सब दौरे और दौरे के साथ साथ में कार्यकर्ताओं की बैठकों का नतीजा यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रण प्राण से जुट जाएंगे। आह्वान जब हमारा नेतृत्व जाकर हमारे कार्यकर्ताओं से करता है
तो उस आह्वान को, उस अपील को हमारा कार्यकर्ता अक्षर से पालन करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ लग जाता है। कार्यकर्ता तन मन धन, मन वचन कर्म से पार्टी के हित में प्रचार प्रसार में जब लगता है तो फिर पार्टी जीतती है। ये जीत निश्चित सुनिश्चित होगी, पर इस जीत में कार्यकर्ताओं का योगदान अधिक से अधिक हो और कार्यकर्ता ही इस सीट को जिताए, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उस क्षेत्र में है। आज दिन भर बैठकों का दौर है और अलग अलग श्रेणियों के कार्यकर्ताओं के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अलग अलग चरणों में बैठक करने वाले हैं। इन बैठकों के बाद में मैं समझता हूं कि कई सारा फीडबैक भी प्रदेश अध्यक्ष जी वहां से प्राप्त करके आएंगे कार्यकर्ताओं से। उस फीडबैक के ऊपर भी काम करने का काम करेंगे और ये पूरी चुनावी तैयारियों के हिसाब से दौरा है। चलिए हम सुन लेते हैं बीडी शर्मा जी ने क्या कहा। राजेश सरोटिया जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, फिर उनसे एक समग्र प्रतिक्रिया मैं लूंगा। सुन लेते हैं बीडी शर्मा वहां पर है, वो क्या कह रहे हैं आखिर इस सीट को लेकर। सुनिएगा जरा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। आने वाला जो उपचुनाव है खंडवा लोकसभा का, उस खंडवा लोकसभा के उपचुनाव की तैयारी की दृष्टि से भी समीक्षा और आगामी रणनीति के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ बूथ पर सक्रिय होकर के हम इस चुनाव को किस प्रकार से ऐतिहासिक मतों के साथ जीतेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो नेतृत्व है बुरहानपुर और खंडवा जिले का, सभी मिलकर के इस लोकसभा के चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव बनाने के लिए जो रणनीति की तैयारी करना है उसकी चर्चा भी हम आज यहाँ पर करेंगे। मापदंड प्रत्याशी का चुनाव जीतना, यही सबसे बड़ा मापदंड है। चलिए उन्होंने कह दिया कि मापदंड सबसे बड़ा यही होगा कि प्रत्याशी का चुनाव जीतना। लेकिन एक बात और उन्होंने कही है वहां पर, कल उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस जैसे नहीं है, यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, यह वही बात चलता है जो जीत कर आए और हम कहें जिंदाबाद। ये भी उन्होंने कहा है। तो मेरे साथ राजेश सरोटिया जी। राजेश जी, खंडवा लोकसभा बड़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि लगातार बीजेपी वहां से जीती, एक बार अरुण यादव को छोड़ दिया जाए तो अर्चना चिटनिस बहुत ज्यादा साथ दिखाई दे रही, तो क्या ऐसा माना जाए कि जो चेहरा सबसे ज्यादा दिख रहा है वो हो सकता है हकदार हो उसका? उपयुक्त प्रत्याशी तो इस समय अगर देखा जाए तो अर्चना चिटनिस ही है। इनके अलावा कोई भी प्रत्याशी जो है मुफीद नहीं माना जा सकता। कृष्ण मुरारी मौके जो है, जो खरगोन से सांसद रहे हैं बीजेपी के, लेकिन रिजर्व होने के बाद उनके लिए जमीन खंडवा की नहीं बची, वो खरगोन से सांसद रहे। अब उनको खंडवा से लड़ाने का जोखिम मोल नहीं लेगी पार्टी। खंडवा में भाजपा को जब भी कभी कोई नुकसान हुआ है तो नंद कुमार पटेल और अर्चना चिटनिस के बीच जो शीत युद्ध है उसके कारण हुआ था। अब वो हालात बचे नहीं है तो अभी इनके निधन के बाद पटेल साहब के, तो कुल मिला के जो भी हालात बने हैं या बनेंगे उनमें सबसे उपयुक्त प्रत्याशी के तौर पर अर्चना चिटनिस ही, और अरुण यादव को टिकट मिलती है कांग्रेस से जी, तो एक महिला चेहरा एक उनको भाजपा को अलग एडवांटेज देगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। सुदेश शर्मा जी, आप सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपने भी कहा कि हमेशा चुनावी बोर्ड पर रहती है, लेकिन लगभग जो चेहरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें अर्चना चिटनिस जी, हालांकि हर्ष भी साथ में रहे, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि हम परिवारवाद पर नहीं चलते हैं, हम इस बात पर चलते हैं कि कौन जीत कर आएगा और हम जिंदाबाद कहेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस भी उस तैयारी की तरफ आगे बढ़ रही है, और क्या अरुण यादव भी वहां से होंगे? देखिए मनोज जी, मैंने आपको पहले ही निवेदन किया है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से कायम है और माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस ने सभी वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी कर ली और सर्वे में जो नाम आएगा, जो प्रत्याशी होगा, एक झंडे के नीचे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे नेता जुट जाएंगे और निश्चित जिताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हताशा निराशा हमें इस बात से दिखाई देती है। आप एक विद्वान पत्रकार हैं मनोज जी, आपने भी देखा होगा, माननीय कैलाशवासी महाराज श्रीमंत माधवराव जी सिंधिया मरते दम तक कांग्रेस में रहे। अगर कांग्रेस से थोड़े दिनों के लिए नाराज भी हुए, दूसरी पार्टी का गठन किया, उसका नाम भी उन्होंने कांग्रेस ही रखा, भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं गए। लेकिन ये कहावत है हमारे अंचल में, पूत सपूत तो कादन संचय, पूत कपूत तो कादन संचय। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका इन्होंने अभी नाम लिया कि वो भी जन आशीर्वाद यात्रा कर ले रहे हैं, उन्होंने श्रीमंत कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया का फोटो लगा करके ये साबित कर दिया है कि उनके बूते कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी 28 उपचुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, जिसमें एक चुनाव ग्वालियर पूर्व का भी हुआ था, जिसमें श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया वोटर है, उन्होंने वोट भी किया था भाजपा को, लेकिन वहां भी कांग्रेस जीती
थी। आपने देखा होगा उपचुनाव हुआ दमोह का, इनकी सरकार का कुप्रबंधन, कोरोना में लोगों की मौत, लोगों को मुआवजा ना दे देना, बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, अगर वो अपना हक मांगता है तो लाठियां चार्ज हो रही है, महिला उत्पीड़न चरम पर है। आप देख रहे हैं चारों तरफ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश का आमजन, और इनको जिस तरह उपचुनाव दमोह में सबक सिखाया था, इन चुनाव में भी आप देख लीजिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम चारों सीटों पर झंडा फहराएंगे। लेकिन खंडवा की जो परिस्थितियां रही है, या खंडवा का जो समीकरण या वहां का मिजाज जो दिखाई देता है, बीजेपी ज्यादातर वहां से चुनाव जीतती रही। अरुण यादव जरूर एक बार वहां से चुनाव जीते हैं, तो क्या ये एक अलग तरह का चैलेंज भी है पार्टी प्रत्याशी का? आपने कहा कि सर्वे ही हमारा आधार होगा, पर दूसरी तरफ बीजेपी ने यह भी समझ लिया, ठीक है माधवराव सिंधिया जी का फोटो उन्होंने लगाया, लेकिन बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मैदान में उतार रही है, शिवराज जी भी वहां से नजर आ रहे हैं, बीडी शर्मा खुद लगातार बैठक कर रहे हैं। बीच में एक बार के लिए आपके कमलनाथ जी भी गए थे। लेकिन ये जो बढ़ता हुआ एक चीज दिखाई दे रही है बीजेपी की, कांग्रेस उसमें पीछे तो नहीं रह जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल पीछे नहीं रहेगी। रहा सवाल हार जीत का, तो आपने देखा होगा अमेठी उत्तर प्रदेश में हमेशा कांग्रेस जीतती आई है, लेकिन इस बार चुनाव हार गई, तो ये हार जीत तो जनता तय करती है। और रहा सवाल आप खंडवा की बात करें या पूरे उपचुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार का जो प्रबंधन है, जो हमने देखा कोरोना में, आपने भी देखा और भोगना भी है आपने, कि 2 लाख से लगभग लोगों की मौतें हुई, मुआवजा उनको मिल नहीं पाया, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन हम दे नहीं पाए, बेरोजगार सड़कों पर आ रहा है। कल ही आपने देखा होगा उन पर लाठीचार्ज कर दिया। आशा उषा कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छी सेवाएं दी, उनको आंदोलन पर रहे। अब आप देखिए कौन सा ऐसा तबका है जो इनके लिए काम कर रहा हो, इनकी सरकार से खुश हो? खुश कोई नहीं है। आपने इस खुशी का ये परिणाम भी देखा है, जब उपचुनाव दमोह में कुप्रबंधन इनका ऐसा था सरकार का कि जनता ने इनको करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, बाहुबल, धन बल, प्रशासन सब कुछ लगाने के बाद इन्होंने अपनी सीट नहीं बचा पाया और कांग्रेस ने चुनाव जीता। इसी तरह आप देखते जाइए माननीय कमलनाथ जी का जो 15 महीने का कार्यकाल रहा, वो यादगार बन गया है मध्य प्रदेश में। जनता उसको चाहती है। जिस तरह से पीठ में छुरा घोंप कर ये गद्दारों ने सरकार छीनी और सरकार बनाई है अपनी, इससे मध्य प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित है। और आप देख लीजिए आने वाले समय में 2023 में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। मनोज जी, मैं दावे के साथ आपके IND24 के चैनलों के दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से 2023 में भी सरकार बनेगी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल निश्चित रूप से आप उस पार्टी के, आपको कहना भी चाहिए, आपका हक बनता है। राजपाल सिसोदिया जी, कांग्रेस उत्साहित इसलिए है कि दमोह उन्होंने चुनाव जीत लिया, कांग्रेस उत्साहित इसलिए है कि महंगाई की दाम खासे बढ़ रहे हैं, वो दिख रहा है आपको, महंगाई कैसी बढ़ती हुई दिखाई दे रही, जनता परेशान है, लोग हलाकान है, ये बात सच है। ये जो मुद्दे हैं, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, बीजेपी की रणनीति ये होती है कि हर मुद्दे पर वो अपनी तैयारियां कर ले, जहां हार गए उससे सबक लिया जाए, जहां जीते उसकी समीक्षा की जाए, क्यों इतने कम से जीते या कितने ज्यादा से। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत अलग है और इसीलिए शायद बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने भी है। निश्चित तौर पर उपचुनाव जो होता है, और उपचुनाव में जिस उपचुनाव से सत्ता के ऊपर बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला रहता है, वह चुनाव टिपिकल तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु मध्य प्रदेश में हमने विपरीत परिस्थितियों में भी जो काम करने का काम किया है, जिस अच्छे प्रबंधन के साथ में हमने जिस प्रकार से भी आरोप लग रहे थे कोविड को लेकर, तो इसका दूसरा पहलू भी है। एक पहलू तो आरोप वाला है, निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष में है और वो विपक्ष में, तो वो आरोप लगाएंगे, और सत्ता जब करती है तो उससे करने वाले पे आरोप आते हैं। पर जितने कुशल प्रबंधन के साथ में हमने सीमित संसाधनों में लोगों की जान बचाने का काम किया, तो वह भी आंकड़ा है। उस आंकड़े को भी जनता तुलनात्मक रूप से देखेगी कि कितने लोगों की जान किस प्रकार से बच पाई और कितने बेड थे और कितने बेड को बढ़ाकर कितना बेड करने का काम हमने किया जी। तो जनता देखेगी, जनता आकलन करेगी, हमारे काम का आकलन करेगी और विपक्ष के आरोप का आकलन करेगी। और विपक्ष के आरोप के साथ साथ में जब कांग्रेस को 15 महीने का समय मिला था, तो 15 महीने में कांग्रेस ने जो किया उसकी भी समीक्षा करेगी। जनता तो समीक्षा करती है और समीक्षा करने के बाद ही मतदान करती है। तो दोनों के काम, दोनों की रीति नीति, दोनों दल की प्राथमिकताएं, दोनों दल के नेताओं की जो विश्वसनीयता, ये तमाम चीजें देखने के बाद जनता निर्णय करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जो निर्णय करेगी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि हमारी जब डबल इंजन की जो सरकार है, तो मोदी जी के कार्यों का भी आकलन इस चुनाव में जनता करने का काम करेगी। तो वहीं साथ साथ में मान्यवर शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, जो निर्णय हम कर रहे हैं, जो हितग्राही मूलक योजनाएं हम चलाए हुए हैं,
जिस प्रकार से कोविड में हमने कुशल प्रबंधन करने का काम किया, जिस प्रकार से सीमित संसाधन के बाद में संसाधन बढ़ाते हुए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, ये सब बीजेपी लोग देखें। नहीं, लेकिन वो सीट का मिजाज कुछ अलग रहा है। वहां पर नंद कुमार चौहान, अर्चना चिटनिस जी का सभी जानते हैं किस तरह से विवाद होता रहा। अब स्वर्गीय हो गए हैं नंद कुमार चौहान साहब और उन्हीं के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। उनके बेटे भी मैदान में है, वो चाहते कि उनको टिकट मिल जाए और अभी भी वही सब चर्चाएं चल रही, लेकिन बहुत ज्यादा अर्चना चिटनिस जी साथ दिखाई दे रही है। तो क्या यही सामंजस्य बिठाना एक चुनौती है और इसलिए बीडी शर्मा जी पहले से वहां पहुंच गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नियमित कैलेंडर होते हैं, हमारे अध्यक्ष जी के प्रवास के भी नियमित दौरे प्रवास के कार्यक्रम होते हैं, हमारे नेताओं के भी होते हैं। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बैठकें, कार्यकर्ताओं की टोलियों की बैठकें, अलग अलग श्रेणीवार बैठकें, ये हमारा पूरा कैलेंडर होता है, वो वर्ष भर चलने वाला कैलेंडर होता है। और हम पहले नहीं है, हम समय पे है। कांग्रेस अगर नहीं पहुंची और हम पहुंच गए तो हम पहले नहीं है, हम हमारे समय पे है, हमारे कैलेंडर से। हो सकता है कांग्रेस का कैलेंडर कांग्रेस का समय बाद में चालू होगा या वो लेट हो रहे होंगे या जो भी है वो उनका इंटरनल मामला, पर हम समय से है और समय से काम जो कर लिया जाता है उसका रिजल्ट अच्छा आता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, राजेश रोटिया जी, आप भी कह रहे थे कि अर्चना जी वहां पे एकमात्र ऐसी कैंडिडेट तो दिखाई दे रही है, संभावना यही जताई जा सकती है कि वो दावेदार होंगे। कांग्रेस के भीतर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन लगभग ये दिखाई तो देता है कि अरुण यादव से, आपने भी कहा कि अरुण यादव से बेहतर कोई कैंडिडेट वहां पे नहीं हो सकता। लेकिन मुश्किल में कहां है कांग्रेस? और जो दावे जो स्वदेश जी कह रहे थे कि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता देखेगी, और फिर दमोह बार बार बीच में आ जाता है। और दमोह पर जब भी आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि दमोह में लूज करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दमोह का मिजाज और लोकसभा का मिजाज कुछ अलग होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चुनाव है 4 जगह पर, जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, इनका और दमोह के चुनाव का मिजाज बिल्कुल अलग है। दमोह का चुनाव थोपा गया था, ये हमारे जनप्रतिनिधियों के निधन के कारण सीटें खाली हुई है चारों। तो इसमें से 2 सीट जो है, 2 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस ऑलरेडी काबिज थी, और 2, एक लोकसभा और 1 विधानसभा जो बागड़ी की सीट थी, तो उस पर रेगांव में जो है सतना जिले में, वो सब बीजेपी से ना थी। तो ये चुनाव तो अलग मिजाज का है, चुनाव में वो मिजाज नहीं है कि आप सोचे कि वो दमोह वाला की पूरी जनता खड़ी हो गई कि सिंहासन खाली करोगे, जनता आती है, वहां वो वाला माहौल था। इसलिए मैंने आपको पहले से प्रेडिक्ट किया था कि वो, क्योंकि फिर वहां पार्टी के प्रयास भी फिर पीछे पड़ जाते हैं। तो वो हुआ था दमोह में, थोपा हुआ चुनाव था, इसलिए अलग है। लेकिन ये बात सही है, सुदेश शर्मा जी जो बोल रहे हैं कि इस समय मध्य प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, आपके कोरोना के कारण उनके बहुत आदमियों की माली हालत पर असर पड़ा है, और पेट्रोल डीजल की कीमतें, गैस की कीमतें, ये सब जो घरेलू महिलाओं के लिए काफी भारी पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें, मुद्दे तो हैं। अब उसको कांग्रेस कैसे इनकेश करा पाती है वो एक बात है, या बीजेपी अपने कुशल चुनावी प्रबंधन के मुद्दे पर ये इसे जीत लेगी। लेकिन माहौल तो सरकार के पक्ष में तो पता ही नहीं है निश्चित रूप से। और 2-3 सीटें जो मैंने कहा, जैसे कि आपको कहा कि 2 सीटें जो हबुआ की जो सीट है राजपुर जो बट जी कलावती भूरिया की निधन हुआ था, वहां पर सुलोचना रावत कांग्रेस से टिकट पर लड़ेंगी और वो बड़े आसानी से जीतने की स्थिति में हैं। इसी तरह निवाड़ी में जो है, पृथ्वीपुर में जो है, जो धीरेन्द्र सिंह के बेटे हैं जी, वो भी बहुत अच्छे से आसानी से अपनी जीत दर्ज कराने के हालात में है। लेकिन बागड़ी की सीट जो है, रेगांव सीट जो है, जो जुगल किशोर बागड़ी के निधन से रिक्त हुई है, उसमें काफी पेंच फंसा हुआ है। और यही स्थिति खंडवा में भी है। खंडवा में अगर ये जैसे अर्चना चिटनिस के बजाय किसी और प्रयोग पर भाजपा अगर आजमाती है तो उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब रही बात आपकी कि कांग्रेस का कहाँ पिछड़ रही, क्या हो रहा है, तो कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अरुण यादव निर्विवाद रूप से वहां पर एक कांग्रेस के सबसे सशक्त प्रत्याशी है। लेकिन जो इस समय जो मालवा निमाड़ में जो है, मालवा और निमाड़ में जो कमलनाथ की समर्थक हैं, सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, ये अरुण यादव के दुर्विरोधी माने जाते हैं। तो इसके कारण से वो जो है इनके हम पर पलीता लगाने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस अगर इस तरह से करेगी तो फिर कैसे चुनाव के खड़ी हो पाएगी। इसलिए मिलजुल कर सबसे चुनाव लड़ना चाहिए। माहौल अच्छा है और सत्ता पक्ष जो है जिस तरह से उसको करना चाहिए था
वो कर नहीं पा रही है। जी जी और जनता की अपेक्षाओं कसौटियों पर खरा उतरने में अभी तो सरकार थोड़ा पिछड़ दिख रही है। जी सुधीर शर्मा जी, मुद्दे आपके पास है, पर्याप्त मुद्दे हैं जब आप जनता को बता सकते हैं। कल के मुद्दों का भी आपने जिक्र किया, बेरोजगारी का जिक्र किया, या वो शिक्षक जो चयनित हो गए लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। पर हमने ये भी देखा कि जब आपके जीतू पटवारी जो है मिलने पहुंचे तो उन लोगों ने ही कहा, शिक्षकों ने, कि पॉलिटिक्स मत करिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। उन्होंने राखी बांधी, उनको विदा कर दिया। तो ये सब चीजें समझाना भी आपको थोड़ा सा एक अलग तरह की बातें हैं। कांग्रेस यहां पीछे क्यों रह रही? मुद्दे तो हैं आपके पास। बिल्कुल मनोज सैनी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कांग्रेस वाकई राजनीति नहीं करती। कांग्रेस जनता के साथ देश की आजादी से लेकर अब तक खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी। रहा सवाल इस बात का कि हम जनसेवा इस रूप में करते हैं, प्रत्यक्ष में हमारा ये नहीं दिखता आपको कि हम चुनाव के लिए वो सीटें हथियाने के लिए करते तो चाय वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। हमारा उद्देश्य लोकतंत्र को कायम रखना है। उस लोकतंत्र को कायम रखने के सजग प्रहरी है माननीय कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी ने चयनित शिक्षकों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी थी, और प्रक्रिया अधूरी थी कि इन लोगों ने सरकार थोप दी। ये जैसे सिरोठिया जी ने अभी कहा कि दमोह का चुनाव थोपा हुआ चुनाव था, तो मैं यहाँ जोड़ूंगा कि सरकार भी थोपी हुई है, ये जनता जान रही है। ये थोपी हुई सरकार ना तो चयनित शिक्षकों को उनका नियुक्ति पत्र दे पा रही है, न ये आशा उषा कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं 1.5 लाख उनकी संख्या है मध्य प्रदेश में, वो लगातार राजधानी में धरना दिए हुए हैं, उनकी मांगे पूरी कर पा रही है। उसके पहले राष्ट्रीय शिक्षक और स्वास्थ्य मिशन के लोग हड़ताल पर थे। उसके पहले मैं आपसे कहूं कि इंजीनियर हड़ताल पर थे। लगातार हड़तालें की जा रही हैं इनके विरुद्ध, मतलब इनका अमला, सरकारी अमला भी इनके खिलाफ है। डीजल पेट्रोल की अगर बात करें तो आप खुद ही देख रहे होंगे, आप चैनल तक आते समय जब आप पेट्रोल गाड़ी में भरवाते होंगे तो आपको खुद याद आता होगा कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। रहा सवाल इस बात का कि ये कह रहे हैं जनता भुनाने नहीं जान रही कांग्रेस, तो अभी नूरी खान कांग्रेस की प्रवक्ता है और उज्जैन से लगातार पदयात्रा कर रही है, और पदयात्रा को इतना जन समर्थन मिल रहा है कि मीडिया में भी हमें देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के साथ लोग बाहर आ चुके हैं। अब वो श्रीमंत महाराज वाली प्रथा खत्म हो गई है जो महलों में कांग्रेस थी। अब महलों में कांग्रेस निकल के बाहर आ गई है, सड़कों पर आ गई है और सड़कों पर संघर्ष कर रही है। उस संघर्ष की हमको परिणाम मिलेगा कि 2023 में भी हमारी सरकार बनेगी, और आने वाले जो 4 उपचुनाव है, चारों उपचुनाव कांग्रेस जीतने की स्थिति है। आगे आने वाला वक्त बताएगा मनोज साहब आपको। जी जी बिल्कुल। राजपाल जी, ये जो लोग बैठ रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, सक्रिय जो शिक्षक हैं जो चयनित हो गए हैं वो मांग कर रहे हैं, ये सब मुद्दे भी हैं आपके सामने? राजपाल सिसोदिया जी, चलिए मैं एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा राजेश जी से। राजेश जी, आप भी ये कह रहे थे कि बहुत ऐसे मुद्दे हैं लेकिन कांग्रेस को कहीं सक्रिय दिखाई देना होगा, और स्वदेश जी भी ये कह रहे हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज तो कांग्रेस की टिकट का ही रहेगा। लगभग जो चेहरे सामने आ रहे हैं उसमें अरुण यादव का चेहरा है, जुमा सोलंकी की बात कही जा रही है, हो सकता है कोई और नया ऐसा चेहरा जिसकी तलाश हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है वो कहीं शायद दिक्कत पैदा पार्टी के भीतर भी करेगी, जो स्थितियां बनती दिखाई दे रही। और बीडी शर्मा के साथ जिस तरह से अर्चना चिटनिस लगातार बनी हुई दिखाई दे रही, जो कल के जो विजुअल्स या फोटोग्राफ्स आए हैं, तो उससे तो जाहिर है कि वो एक तरह से अपनी प्रत्याशी के साथ ही घूम रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये तो कमलनाथ जी को निर्णय लेना है, क्योंकि कमलनाथ जी का अरुण यादव से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन बाला बच्चन और सज्जन सिंह वर्मा का कंपटीशन है, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अब कांग्रेस को आगे बढ़ाना है कि किस क्या करना है, ये निर्णय कमलनाथ को करना पड़ेगा। अभी तक कमलनाथ जो सर्वे की बात कर रहे हैं, वो बार बार अपने ही गुट के जो नेता हैं उनकी जो दबाव बनाया हुआ है उसके कारण ये सब हो रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि मुद्दे बहुत हैं, बेरोजगारी से लेकर सारी चीजों की, स्वदेश जी भी जैसा बोल रहे थे, लेकिन समस्या ये है भाजपा के साथ में कि भाजपा उन मुद्दों को एड्रेस ही नहीं कर रही है, और उससे जो आंदोलन हो रहे हैं उस पर वो रिटेलिएट कर रही है। बीजेपी दफ्तर के सामने धरना दे रही चयनित शिक्षकों को उठा दिया बलपूर्वक, बेरोजगारों की पिटाई कर रही पुलिस से। तो ये जो है ना, ये बचने की प्रवृत्ति जो है मुद्दों से, ये घातक होती है। और भारतीय जनता पार्टी को मुझे ये आशंका लग रही है कि कहीं ये घातक साबित ना हो जाए, क्योंकि जनता की उपेक्षा करके आप जो है कोई भी चुनाव जीतने की अपेक्षा नहीं कर सकते। जनता को आपको साथ में रखना ही पड़ेगा, और शिवराज की सफलता अभी तक यही थी क्योंकि इनकी जनता की नब्ज पर हाथ था। अभी थोड़ा हाथ फटा हुआ दिख रहा है,
बिल्कुल आपने ठीक कहा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा एक ऐसी सीट होगी, एक ऐसा उपचुनाव होगा जिस पर सबकी नजर होगी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीतती रही। लेकिन जिन प्रत्याशियों पर नजर डालते हैं बीजेपी के भीतर, तो सबसे मुफीद कोई प्रत्याशी वहां पर नजर आती है तो वो अर्चना चिटनीस है। वजह यह है कि वहां से मंत्री रही है, चुनाव जीती, हालांकि पिछला विधानसभा का चुनाव वहां से वो हार गई। और आरोप ये लगे कि स्वर्गीय नंद कुमार चौहान साहब ने उनका साथ नहीं दिया, उनको चुनाव हरवा दिया, ये आरोप लगे। अब एक मौका है अर्चना चिटनीस के पास और वो समझ भी रही, इसीलिए लगातार सक्रिय बनी हुई है। और कल भी जब बीडी शर्मा जी पहुंचे तो उनके साथ जो तस्वीर सामने आई वो तो शायद यही कह रही है कि क्या अर्चना चिटनीस वहां से प्रत्याशी होगी, या जितने दावेदार वहां से दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी की जो तैयारी है, कौन भारी होगा, नजर हमारी इस पर भी रहेगी। लेकिन तैयारी बीजेपी की दिखाई दे रही। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया 24 पर। नमस्कार।